बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई रियली होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और I am here to welcome you all in R2D Bootcamp, and this is our week 2 and lecture number 4. And today we are honored to have Ms. Sohra Basi with us. Ms. Sohra Basi का थोड़ा introduction देना चाह रही हूँ. She is a PhD scholar in biotechnology in International Islamic University Islamabad, as well as she is serving as a visiting faculty in International Islamic University and Rifa International University. And अबाउट हर रिसर्च वर्क अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो उनका मेजरली माइक्रोबियल साइड पे इंटरेस्ट है और उसी तरफ से उनका काम भी ज़्यादा है. शी हर रिसर्च फोकसेस ऑन applied microbiology, nanobiotechnology, particularly development of antimicrobial nanomaterials, green synthesized nanoparticles, and strategies to combat multi-drug resistant bacteria and biofilm. And she has contributed to multiple peer-reviewed publications in areas such as antibacterial nanocomposites, wound healing formulations, and AMR. Obviously, AMR matlab antimicrobial resistance. And she also serves as a reviewer for international journals. And because of her extensive experience and her passion for the research, मैंने उनको चूज़ किया था, सेलेक्ट किया था. एंड थैंक्स टू हर कि उन्होंने हमारी ऑफ़र कबूल की और आप लोगों को यहाँ पे वॉलंटियरली एज अ इंस्ट्रक्टर पढ़ाने के लिए आए हैं. आई रियली होप कि आप लोग इनसे बहुत कुछ सीखेंगे. मैंने खुद भी इनसे बहुत कुछ सीखा. मेरे अपने रिसर्च वर्क में इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है. एंड आई रियली होप कि आप लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे. एकेडमिक राइटिंग के हवाले से आज हमारा है एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग के हवाले से. एंड यू गाइज हैव द ड्यूटी. आज मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाने की. मिस सोहरा को आपके नाम नज़र आ रहे हैं, मिस सोहरा को आपके चैट बॉक्स नज़र आ रहा है. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन टुडे. तो आप लोग सवाल कीजिएगा, आप लोग हैंड रेस कीजिएगा, वो आपको सवाल का जवाब देंगी. ठीक है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेशन को इंटरेक्टिव बनाने का. हमने स्पीकर्स अरेंज किए, हम इंस्ट्रक्टर्स लेकर आए. दे आर हेयर टू गाइड यू. अब कोई आपको ऐसे ही खुद आके नहीं बताएगा. दे विल बी कमिंग, दे विल बी डिलीवरिंग द लेक्चर, बट आप लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है. दिस सेशन आर फॉर यू. So I will suggest to make most out of it. And I guess without any further delay, I will welcome our speaker, Ms. Zohra Basi. Over to you. Thank you, Habiba, for your nice introduction. Assalamu alaikum, everyone. सेशन स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए क्वेश्चन, सिंपल सा एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि आपको रिसर्च राइटिंग का किस हद तक आइडिया है. किसी टाइप की आपने रिसर्च राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग की है. हमसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका एक्सपीरियंस है, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है. रिसर्च राइटिंग है क्या, कोई आइडिया है? हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको आइडिया है. I guess no one. ओके, मीन्स कि नहीं आइडिया, किसी को भी आइडिया नहीं है रिसर्च राइटिंग है क्या. रिसर्च राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग इंटरचेंज वर्डिंग है. चले हम देख लेते हैं कि रिसर्च राइटिंग है क्या. रिसर्च राइटिंग बेसिकली आपके पास किसी भी टाइप का डाटा है. इधर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप किसी और फील्ड के स्टूडेंट हैं, जिस भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, आपके पास जो भी डाटा है आपने उसको कैसे प्रेजेंट करना है टुवर्ड्स साइंटिफिक कम्युनिटी, ताकि आपके काम को एक्नॉलेज किया जाए. बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, बट वो प्रेजेंट उस तरह से नहीं कर सकते. आपने काम किया लेकिन आप उसे पब्लिश नहीं करा सके, उसको साइंटिफिक वे में राइट अप नहीं कर सके, जिसकी वजह से आपका काम वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज
नहीं किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली साइंटिफिक राइटिंग में आपने कैसे, हम देखेंगे कि क्या प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आपने अपने डाटा को प्रेजेंट करना है ताकि आपका काम साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सेप्ट करे, एक्नॉलेज करे। अब साइंटिफिक राइटिंग के अगर मैं कोर पार्ट्स की बात करूं, या क्या मेन रीजन है साइंटिफिक राइटिंग की। नंबर वन इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मीन्स कि वर्ल्ड वाइड जो भी आपने काम किया है, आपका काम डिस्कवरेबल हो, नॉट जस्ट जस्ट कि आपने अपनी लैब में काम किया और वो प्रोटोकॉल आपने अपनी लैब के लिए ऑप्टिमाइज कर लिया। वर्ल्ड वाइड तभी यूज होगा जब आप उसको इंटरनेशनली पब्लिश कर पाएंगे, साइंटिफिक वे में राइट अप करेंगे, पब्लिश करेंगे किसी जर्नल में, तभी उस काम को एक्नॉलेज किया जाएगा। तो मीन्स कि अगर आपने ये चीज़ आपके माइंड में है कि आपने अपने काम को एक लार्ज विजिबिलिटी देनी है, ऑडियंस हो उसकी, सॉरी, अब जैसे हम पब्लिश करते हैं तो वो विजिबिलिटी ही होगी आपके काम की। तो लाइक आपका काम मैक्सिमम लोग साइट करें, उसको रीड करें, उसके लिए साइंटिफिक राइटिंग मैटर करती है। सेकंड, क्रेडिबिलिटी। अब आपने कोई काम पब्लिश किया और फिर आपकी जो जूनियर्स हैं उस काम को साइट करेंगे, तो वो आपका काम, आपके काम को एक्नॉलेज किया जा रहा है ना, क्रेडिबिलिटी मिल रही है कि हाँ ये आपने कोई मेथड ऑप्टिमाइज किया था, ये कोई आपका आपने नोवल फाइंड साइंटिफिक नॉलेज में इंट्रोड्यूस कराया था, तो आपको उसकी क्रेडिबिलिटी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ साइटेशन। अब जब क्रेडिबिलिटी मिलती है आपके काम, तो वो क्रेडिबिलिटी किस बेस पे मिलती है आपको? क्यों? क्योंकि एज ए रिसर्चर आपने कोई भी मेथोडोलॉजी फॉलो की है, उसकी आप उसकी बेसिस पे आपने कोई रिजल्ट्स गैदर किए हैं, वो आपकी मेथोडोलॉजी, आपके रिजल्ट्स, वो रीडर्स को बेसिकली, कि आपका डाटा जो है रीडर का ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं और वो फिर आपको आपके काम को साइट करते हैं। एंड थर्ड, प्रोग्रेशन। आपने अपने थीसिस लिखने हैं, आपने एकेडेमिया में ग्रो करना है, या फिर आपने ग्रांट्स के लिए एप्लीकेशन देनी है। ग्रांट्स बेसिकली जो हम रिसर्च ग्रांट्स लिखते हैं, सपोज आपके माइंड में कोई रिसर्च आइडिया है तो आपने उसके ऊपर रिसर्च प्रपोजल बनाया, आप इंटरनेशनल, नेशनल, एचईसी, ईटीसी में अपना प्रपोजल सबमिट करा सकते हैं। वो फिर आपको आपके प्रपोजल की बेसिस पे, अब उस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस पे भी साइंटिफिक राइटिंग मैटर करेगी कि कितना आप क्लियर वे में ये चीज रिव्यूअर्स को बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, इसके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या होगा। तो मीन्स ग्रांट राइटिंग के लिए, आपकी थीसिस के लिए, आपकी पब्लिकेशंस के लिए साइंटिफिक राइटिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आया कि साइंटिफिक राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। अगर आप आपकी साइंटिफिक राइटिंग की स्किल्स नहीं है, आपका काम पब्लिश नहीं होगा। आपका थीसिस राइटअप, आपका साइनॉप्सिस राइटअप, अगर आप ग्रांट्स वगैरह लिख रहे हैं तो उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस कम होंगे। ठीक हो क्या? यस मैम, समझ आ गई है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड स्लाइड नंबर 3। अब ये बेसिकली आपकी ओवरऑल इस सेशन का फ्लो है। साइंटिफिक राइटिंग
है क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर, इसका राइट अप, मीन्स कि ये मेन आपकी जिस भी टाइप का साइंटिफिक राइट अप है उसको डिफाइन करना, उसको रिव्यू, उसका स्ट्रक्चर, राइटिंग, रिवाइज, पॉलिशिंग, देन जर्नल में सबमिशन, पब्लिकेशन, वो सारा प्रोसेस हम इसमें ब्रीफ सा देखेंगे। नेक्स्ट, बेसिकली आपने थीसिस लिखना है या आपने कोई भी अपना रिसर्च आइडिया को राइट अप करना है, तो बेसिकली आपने सबसे पहले आपने अपना आइडिया डिफाइन किया, और एकदम से स्पेसिफिक नहीं होना, ब्रॉडर से स्पेसिफिक की तरफ आना है। देन आपका रिसर्च क्वेश्चन फीजिबल होना चाहिए, आपके लाइक रिसोर्सेज आपके हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, फाइनेंस, वो सारी चीजें। देन आपका लिटरेचर रिव्यू आ जाता है, ये वन बाय वन हम नेक्स्ट देखेंगे। लिटरेचर रिव्यू मेथोडोलॉजी रिव्यू में आप देखते हैं एग्जिस्टिंग स्टडीज, और उन्हें भी क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, कौन सी स्टडीज कंपैरेटिव हैं, कौन सी कंट्रास्टिंग हैं, उन सब का क्रिटिकली एनालाइज करना है, और देन उनको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आना है। स्ट्रक्चर फॉर्म में लाने के बाद वो आपकी साइनॉप्सिस भी हो सकते हैं, थीसिस भी हो सकते हैं, और आर्टिकल जिस भी टाइप का राइट अप है उसमें वो यूटिलाइज होंगे। ओके, रिसर्च राइटिंग पाथवे। अच्छा, राइटिंग हमें तब मुश्किल लगती है जब ना हम इसको बहुत कोई बड़ा टास्क ले लेते हैं। लाइक हम कहते हैं हमें थीसिस लिखना है, तो हमें मुश्किल लगेगा थीसिस लिखना, लेकिन जब हम इसका सीक्वेंस समझ में आ जाएगा तो इसको मैनेज करना इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका टॉपिक क्या है, आपने अपने माइंड में ये क्लैरिटी देनी है। टॉपिक, और टॉपिक के अंदर भी कौन सा स्पेसिफिक एरिया है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। अब वैसे हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसके बिहाइंड एक क्वेश्चन होता है, व्हाट स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग, कौन से एविडेंस ऑलरेडी लिटरेचर में है, उसका फिर हमने आर्गुमेंटेशन देनी है, और कौन सा स्टिल अभी गैप है जिस पे अभी काम हो रहा है या अभी इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ। देन आपका अपना क्लेम क्या है, और फिर आपने अपने क्लेम को प्रेजेंट कैसे करना है, और प्रेजेंट करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ, उसकी सिग्निफिकेंस कैसे बतानी है साइंटिफिक कम्युनिटी को। ठीक है, मीन्स कि आपका टॉपिक क्या है, आपकी टॉपिक की स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे एग्जिस्टिंग लिटरेचर क्या कह रहा है, क्या गैप है, आप क्या क्लेम कर रहे हैं, और आपका जो क्लेम है वो कैसे उस गैप को फिल करेगा, कैसे उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी। ठीक हो क्या, ये बेसिकली राइटिंग का एक पाथवे है। गॉट इट और नॉट? यस मैम, समझ आ गई है। यस मैम। ये आपके थीसिस राइटअप के लिए भी है, ये आपके साइनॉप्सिस राइटअप के लिए भी है, ये आपके रिसर्च आर्ट, ये सारे साइंटिफिक राइटिंग ही है ना। साइंटिफिक राइटिंग में आपका थीसिस राइटअप है, आपका साइनॉप्सिस राइटअप है, इवन आप कोई बुक चैप्टर पब्लिश कर रहे हैं, ग्रांट्स वगैरह लिख रहे हैं, पेटेंट वगैरह हैं, इन सब में साइंटिफिक राइटिंग में यही स्टेप फॉलो होंगे। अब किसी भी टाइप की साइंटिफिक राइटिंग है, अब क्या कौन से बेसिक फीचर्स हैं जो कि स्ट्रांग साइंटिफिक राइटिंग की फाउंडेशन है। हमेशा जब हम साइंटिफिक राइटिंग करते हैं तो उसमें क्लैरिटी बहुत जरूरी है।
सपोज एज ए स्टूडेंट हम लैब में या हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमें अपने काम की नोहा होती है, लेकिन जब हम प्रेजेंट करते हैं तो हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमें तो समझ में आया होता है क्योंकि हमने काम कर लिया, लेकिन रीडर वो एक ले मैन राइटअप हमने ऐसे करना होता है कि एटलीस्ट ले मैन को ना मेन कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब इसके बीच में कुछ साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं वो फील्ड के स्पेशलाइज लोगों को ही समझ में आते हैं, लेकिन एटलीस्ट मेन आइडिया एक ले मैन को भी समझ में आ जाए। इस तरह का आपका राइटअप जितना क्लियर, दैट्स मीन कि वो अच्छा राइटअप है, साइंटिफिक राइटअप अच्छा है। वो आपने कोई लॉन्ग वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं यूज करने। वो 5 फीचर्स क्या हैं? प्रिसीजन, एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कोहेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी। ये किसी भी तरह का राइटअप है उसमें ये 5 पैरामीटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं थ्रू आउट, चाहे वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, चाहे आपका मेथोडोलॉजी सेक्शन है, चाहे आपका रिजल्ट डिस्कशन, कंक्लूजन, जो भी पार्ट है A to Z, उसमें ये सारे पैरामीटर्स एट अ टाइम आपने इवेल्युएट करने हैं। प्रिसीजन में आपने क्या देखना है? आपने साइंटिफिक वर्डिंग ही यूज की है, टर्मिनोलॉजी आपकी सी नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी आपने यूज करनी है। अच्छा, जो साइंटिफिक यूनिट्स वगैरह हैं वो सेम यूज करनी। जिस तरह से डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपने डिग्री की यूनिट को DEGREE नहीं लिख देना, जो प्रॉपर यूनिट है वही आपने यूनिट्स लिखनी है। क्या आपकी वेरिएबल्स हैं, आपने कौन कौन से पैरामीटर चेक किए हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये बेसिकली प्रिसीजन में आ जाएगा। ऐसे नहीं कह देना कि हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से रीडर को क्या समझ में आएगा, उसे 100 डिग्री भी उसके माइंड में जा सकता है। तो प्रिसीजन में आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आप 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 है, आपने कंडीशंस मेंशन कर दी, ठीक है। देन है एक्यूरेसी। अब जो भी आपकी स्टडी का क्लेम है उसको आपने अपने डाटा के थ्रू बताना है। अब जब हम हाइपोथेसिस, हमारा साइनॉप्सिस एक हाइपोथेसिस होता है, वो हाइपोथेसिस सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अब आपने क्लेम करना है अपनी मेथोडोलॉजी से, अपने डाटा के थ्रू। जो आपका डाटा आया, आपने क्या मेथड्स यूज किए, उसके क्या रिजल्ट्स आए, उसके थ्रू। क्यों? बेसिकली जब हम एज ए रिसर्चर कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर काम कर रहे होते हैं। अब वो टोटली हम पे होता है कि हमने डाटा कैसे कलेक्ट किया, क्या मेथड यूज किए, उसको प्रेजेंट कैसे किया। तो उसमें आपने एक्यूरेट रहना है। कहीं हर स्टडी की लिमिटेशंस होती हैं, कहीं आपसे कोई पैरामीटर मिस हो गया तो आपने उसको मेंशन कर देना है कि ये आपने किया है, ये आप नहीं कर सकी। मीन्स कि आपने एक्यूरेसी को जरूर माइंड में रखना है, ओवर स्टेट नहीं करना। समटाइम के मोस्ट ऑफन स्टूडेंट्स ओवर क्लेम करते हैं, ओवर स्टेट करते हैं अपने रिजल्ट्स को। तो ओवर स्टेट नहीं करना, बहुत एक्सीलेंट या लाइक इस तरह की वर्डिंग नहीं यूज करनी होती, बहुत बैलेंस्ड वर्डिंग यूज करनी है। देन क्लैरिटी में यही आ जाएगा कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो इवन आपके टॉपिक के कीवर्ड्स हैं ना, तो वो समझ में आ रही हूँ, और सेंटेंस का आर्किटेक्चर भी समझने वाला हो। हार्ड टू रीड सेंटेंसेस ना हो। हार्ड टू रीड सेंटेंसेस ऐसे आप कह सकते हैं कि अगर आपकी सेंटेंस लेंथ 25 से अबव है तो मीन्स कि वो थोड़ा हार्ड टू रीड में आ जाएगा। हमारे पास एक टूल है हेमिंगवे एडिटर, तो उसमें आप अपना कोई भी पैराग्राफ डालेंगे ना तो आपको बता देगा कि आपका राइटअप कितना क्लियर है, कितना कंसाइज है, और इसमें कितने सेंटेंसेस हार्ड टू रीड हैं। तो हार्ड टू रीड सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। देन कोहेरेंसी आ जाती है। कोहेरेंसी में अब आप कोई भी आपका एक आइडिया होता है ना जिसको लेके आप चल रहे होते हैं, कोई आपने एक क्लेम किया होता है, हाइपोथेसिस दिया होता है, तो वो थ्रू आउट दी आपका आर्टिकल है, आपका थीसिस है, आपका साइनॉप्सिस है, वो सेम रहना चाहिए। आपने अपने आइडियाज में कनेक्शन रहने देना है। कनेक्ट योर आइडियाज सो द रीडर नेवर गेट लॉस्ट मूविंग फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर।
कहीं आप एक पैराग्राफ में कोई बात कर रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में दूसरी बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना। जैसे एक स्टोरी होती है ना, ऐसे एक स्टोरी फॉर्म में लेके चला, आपकी सारे आइडियाज इंटरलिंक हो, कनेक्टेड हो। देन कंसिस्टेंसी, जो आप टर्मिनोलॉजी, जो आपके टॉपिक में जो मेन टर्मिनोलॉजीज हैं ना, तो वो आपने चेंज नहीं करनी। वो जो की टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपने सेम रखनी है। यूनिट्स जो हैं वो भी ऑब्वियसली आप, वो स्टैंडर्ड हैं तो आपने वही रखनी है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, साइटेशन, तो ये सारी चीजें आपने कंसिस्टेंट रखनी है। ऐसा नहीं है कि कहीं आपका रेफरेंस स्टाइल, साइटेशन स्टाइल, मेथोडोलॉजी में डिफरेंट है, इंट्रोडक्शन में डिफरेंट है, तो इस चीज को, ये चीज नहीं करनी। आपको थ्रू आउट द राइट अप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब ये 5 फीचर्स भी समझ में आ गए हैं किसी भी राइट अप में, जिस भी वे का राइट अप है, थीसिस हैं, आर्टिकल हैं, साइनॉप्सिस हैं, बुक चैप्टर है, उस सब में प्रिसीजन, एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कोहेरेंसी, कंसिस्टेंसी, ये 5 पैरामीटर्स माइंड में रखने हैं। ठीक हो गया? यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इन्हीं 5 फीचर्स को माइंड में रखते हुए। अब ये एग्जाम्पल इवेल्युएट करें, फर्स्ट और सेकंड में आइडेंटिफाई करें कि क्या वीक पॉइंट्स क्या हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, दोनों एग्जांपल्स में बताएं। आयशा, आयशा तहरीन, यस मैम। आप लोग बता सकते हैं, रीड करके ही आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। अभी जो हमने पैरामीटर डिस्कस किए हैं, वीक वर्जन में क्या क्या वीकनेसेस है, और इम्प्रूव वर्जन में क्या। मैम मुझे ये लगता है कि ना जो वीक वर्जन है ना, उसके अंदर उन्होंने ना ज्यादा वैल्यूज वगैरह यूज नहीं की और ज्यादा एग्जैक्ट बात नहीं की हुई, ऐसे ही कैजुअल सी बात कर दी है। लेकिन जो लाइक इम्प्रूव वर्जन है उसमें उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है, प्रॉपर प्रिसाइज और कंसाइज करके उन्होंने बात की हुई है। एग्जैक्टली हमने स्पेसिफाई करना है, हमने जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं लिखनी। गुड। ऐसे हाई टेम्परेचर, गुड, पॉजिटिव, इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करने, आपने स्पेसिफाई करनी है कंडीशन को। ताकि व्हाट, व्हाई, हाउ समझ आए किसी भी सेंटेंस की। आपका राइट अप ऐसा होना चाहिए ना कि रीडर के माइंड में वो कोई क्वेश्चन ना छोड़े। देन टाइप्स आ जाती हैं रिसर्च राइटिंग की, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दी हैं। साइनॉप्सिस, आइडिया है साइनॉप्सिस में, थीसिस में, आर्टिकल में, बुक चैप्टर में, पैटर्न्स में डिफरेंस क्या है? हैंड रेज करें जिन्हें इनका आइडिया है कि साइनॉप्सिस में, थीसिस में क्या डिफरेंस है। मुकद्दिस, मैम अब्दुल्ला, मुझे तो गाइस इफ यू हैव आइडिया तो आप अपना हैंड रेस कर दें, उससे हमारी ट्यूटर को, आप इंस्ट्रक्टर को इनबॉक्स अंदाजा हो जाएगा। इनबॉक्स में बता दें। अगर आप माइक नहीं ऑन कर सकते तो आप इनबॉक्स में बता दें। डिफरेंस का आइडिया है साइनॉप्सिस, थीसिस, आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल। एनीवन? Just 2 out of 23 members know about the topic. Yes, ma'am. I know the difference. जी बताएं। मैम बेसिकली साइनॉप्सिस होता है जब आपने इट्स फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग अप्रूवल और फंडिंग, सो इट इज योर रिसर्च प्रपोजल एंड यू कीप इट वेरी ब्रीफ।
वो बिल्कुल आपने टू द पॉइंट बात की होती है, जिसमें आप अपना प्रपोज्ड आइडिया बताते हो रिसर्च का और उसका टाइमलाइन बताते हो। थीसिस इज बेसिकली कि आपने रिसर्च कर ली होती है और उसका डिटेल डॉक्यूमेंट होता है एज एन एकेडमिक प्रूफ ऑफ योर डिग्री। गुड। ऐसे ही है, साइनॉप्सिस में आपने एक हाइपोथेसिस पेश किया कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, और उसके पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है। और थीसिस एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, उसी साइनॉप्सिस पे बेस कर रहा होता है। देन रिसर्च आर्टिकल जो कि हम किसी भी जर्नल के लिए, जर्नल की फॉर्मेट, साइनॉप्सिस का भी हर यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्मेट होता है, थीसिस का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग राइट अप करना होता है। रिसर्च इसी तरह से रिसर्च आर्टिकल होते हैं जहाँ हम जर्नल्स में पब्लिश करते हैं। कोई भी आपने अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च की है, अपने रेलेवेंट फील्ड के जर्नल को आपने सर्च करना है और उन जर्नल्स में आपने अपना आर्टिकल सबमिट करा देना है। आर्टिकल भी एक ब्रीफ सा डॉक्यूमेंट होता है कंपैरेटिवली टू थीसिस। देन आपके एब्स्ट्रैक्ट वगैरह आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में भी आपने आपकी जो स्टडी की कंक्लूजन होती है ना, जस्ट जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, व्हाट बाय हाउ ऑफ यूर स्टडी, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये जस्ट आपने 4 to 5 पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं एब्स्ट्रैक्ट और पोस्टर प्रेजेंटेशन में। और वो फिर एब्स्ट्रैक्ट बुक्स यूजुअली पब्लिश हो जाती है, जिसमें जस्ट जो भी जिन लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कराए होते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस वगैरह में, वो पब्लिश हो जाते हैं। देन रिव्यू आर्टिकल होता है, तो रिव्यू आर्टिकल की भी आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। रिव्यू आर्टिकल में बेसिकली हम रिसर्च नहीं कर रहे होते, आपके पास एग्जिस्टिंग स्टडीज हैं, उन्हीं को आपने क्रिटिकल एनालाइज करना है। कोई भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक पे देखना है कि उस टॉपिक के रेलेवेंट कौन सी सिमिलर स्टडीज हैं, कौन सी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टडीज हैं, और उनकी आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करके एट द एंड एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लेनी होती है। देन टॉपिक सिलेक्शन देख लेते हैं। टॉपिक सिलेक्शन में क्या स्टूडेंट्स को यूजुअली टॉपिक सिलेक्शन टाइम पीरियड पे भी इशू होता है, या टॉपिक सिलेक्शन आपका कोई भी रिसर्च क्वेश्चन है, आपके माइंड में आइडिया है, अब उसमें आपने क्या पैरामीटर्स देखने हैं। आइदर इट्स feasible, it's interesting, novel, ethical and relevant, ये 5 पैरामीटर्स आपने देखने हैं। feasible में आपने क्या देखना है कि सपोज आप बीएस कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं, तो आपके पास इतना टाइम पीरियड है, तो इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप अपने इस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइदर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, टाइम को देखना है, रिसोर्सेज को देखना है, एथिकल अप्रूवल को देखना है, ऑब्वियसली सुपरवाइजर को देखना है, सुपरवाइजर की एक्सपर्टीज को देखना है। फीजेबल में ये आपने पैरामीटर्स देख लेने हैं। सेकंड, आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा तो वही इंटरेस्ट आपको मोटिवेट करेगा। आप ड्यूरिंग रिसर्च फिर आपका माइंड डेविएट नहीं होगा, आप फोकस होके काम कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ नोवेल भी होना चाहिए। अब नोवेल आपका मेथड भी हो सकता है, कोई भी पैरामीटर। आपने लिटरेचर किया, लिटरेचर में आपने देखा कि ये पैरामीटर डिस्कस है, ये पैरामीटर डिस्कस नहीं हुआ हुआ, या फिर 2 पैरामीटर्स को कंबाइन करके आप डिस्कस कर सकते हैं। जो कंटेक्स्ट डिस्कस नहीं हुआ होगा वो कंटेक्स्ट आपकी स्टडी का नोवेल पॉइंट आ जाएगा। देन एथिक्स को भी हमेशा माइंड में रखना है। अगर आपने ह्यूमन सैंपल कलेक्ट करने हैं ह्यूमन से, या आपकी एनिमल पे स्टडी है, तो आपने प्रॉपर ओरिक से या जो इथिकल रिव्यू
बोर्ड वगैरह होते हैं उनसे अप्रूवल लेना होता है। देन रेलिवेंसी देखनी है, डज इट कनेक्ट टू रियल साइंटिफिक क्लिनिकल सोशल एंड पॉलिसी नीड्स, मीन कि अब ये हमारी कम्युनिटी की जो भी आपकी स्पेसिफिक फील्ड है उस फील्ड के लोगों की ये डिमांड है, उसके रेलिवेंट है या नहीं। ये 5 पैरामीटर्स देखने हैं। आपने थीसिस लिखना है, कोई भी आइडिया लेना है, आइडिया को एग्जीक्यूट करते टाइम पे आपने करने से पहले आपने ये पैरामीटर्स मस्ट माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट, अब आपकी माइंड में आप सपोज आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप फिजिक्स की भी आगे फर्दर फील्ड सब फील्ड्स हैं। अब आप किस फील्ड में हैं, कैसे आपने ना उसको ब्रॉडर से नैरो की तरफ लेके आना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रॉडर लेवल की बात करें तो नैनो पार्टिकल्स एंड प्लांट ग्रोथ, ये बहुत ब्रॉड सा टॉपिक है, इससे कोई क्लैरिटी नहीं हो रही, ये एक ब्रॉड एरिया है। अब इसको अगर हमें थोड़ा सा स्पेसिफाई करना है, अब नैनो पार्टिकल्स में हमने नैनो सिलिका को स्पेसिफाई कर दिया और प्लांट ग्रोथ में वीट को ले लिया, वीट अंडर हीट स्ट्रेस, तो मीन्स ये थोड़ा सा नैरो हो गया। लेकिन यहाँ पे स्टिल एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या होगा इस स्टडी का। आउटकम क्या होगा, इसकी यील्ड हो सकती है जब हम नैनो सिलिका यूज करेंगे, क्लोरोफिल इलेक्ट्रोलाइट लीकेज पे इफेक्ट हो सकता है नैनो सिलिका का। तो मीन्स कि जब हम अपनी स्टडी को स्पेसिफाई करेंगे और उस देन मेंशन करेंगे कि उस स्टडी का आउटकम क्या होगा, तो इस तरह से हमने ब्रॉडर से स्पेसिफाई करना है अपने आइडिया को, ताकि वो प्रॉपर किसी एक क्वेश्चन का आंसर कर रहा हो। अच्छा, अभी आपने एक्टिविटी करनी है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। आपने इसी तरह से, जिस तरह से अभी ये एक एग्जांपल थी, ब्रॉडर से नैरो टॉपिक चूज करना या किसी आइडिया को रिफाइन करना, तो ऐसे आपने अपनी फील्ड की कोई एग्जांपल लेनी है और आपने बताना है कि कैसे आपने उसको स्पेसिफाई किया और किसी एक रिसर्च क्वेश्चन का आंसर आपने उस आइडिया के थ्रू प्रेजेंट किया। चैट बॉक्स में बताते जाएं। इस पॉइंट की समझ आई या नहीं? और कोई वॉलंटियर नहीं कर रहा तो मैं कह देती हूँ। ओके, तो जो मेरा थीसिस है, अगर मैं उस लिहाज से बताऊँ तो ब्रॉडर एरिया मेरा माइक्रोबियल इंटरेस्ट था, माइक्रोबियल में बैक्टीरिया में, ठीक हो गया। और उसका स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में अगर जाएं तो मुझे एस्केप पैथोजेंस इंटरेस्टिंग लगे जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, और उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के साथ रिलेट किया। देन मेजरेबल आउटकम्स क्या थे कि मैंने रिकॉर्ड किया हमारे रिजल्ट्स को और उसकी AST लगाई और बायोफिल्म एक्टिविटी की, तो उसमें हमारे पास आउटकम्स आए। और आउटकम्स में हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी किस तरह की थी, कितनी थी, वो चीज़ आई। और रिसर्च क्वेश्चन पे हम लोगों ने इससे किया, और इसके पैथोजेंस मैंने सब यूज़ नहीं किया। उसको और नैरो करने के लिए मैंने सिर्फ आउट ऑफ 6 आई जस्ट यूज 3 ऑफ द एस्केप पैथोजेंस।
तो इस तरह करके हम नैरो डाउन कर सकते हैं टॉपिक। गुड। अगर समझ में नहीं आया तो हैंड रेज करें, अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। और क्या ठीक है। अब रिसर्च क्वेश्चन की समझ में आ गई कि आपका टॉपिक या जब आपने आइडिया को डिफाइन करना है तो बेसिकली आपकी किसी एक रिसर्च क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, उससे कुछ नॉलेज में इन्हेंसमेंट होनी चाहिए या कोई डिस्कवरी या कोई इनोवेशन किसी भी वे में, लेकिन उसका कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसकी कोई सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। आपका आप जिस भी रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसका कोई आउटकम होना चाहिए, उसकी कोई कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डज नैनो सिलिका application reduce heat stress damage and improve wheat yield? मीन्स कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, आपका जो रिसर्च बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन ही आपका रिसर्च टॉपिक होता है, तो आंसर करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का आपका टॉपिक। देन इस टॉपिक में आपने यील्ड देखनी है, बायोमास देखनी डिफरेंट पैरामीटर्स आपने नोटिस करने हैं और फिर देखना कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन या आपका रिसर्च टॉपिक ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स लिटरेचर रिव्यू। टॉपिक सिलेक्शन में भी ऑब्वियसली आपका लिटरेचर रिव्यू आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। आपने जैसे हम अपना स्टडी का एरिया डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें मेन रोल लिटरेचर रिव्यू का ही होता है। आपके अब आपको लिटरेचर से पता है, आपके माइंड में मेन आइडिया जिस तरह से था नैनो पार्टिकल्स एंड प्लांट ग्रोथ, ठीक है, आपके माइंड में जस्ट ये आइडिया है कि नैनो पार्टिकल्स कैसे प्लांट की ग्रोथ में यूज हो सकते हैं। लेकिन आपने लिटरेचर किया, लिटरेचर में आपने डिफरेंट स्टडीज की, आपने देखा कि करंटली नैनो सिलिका को एक्सप्लोर किया जा रहा है, नैनो सिलिका के ये पैरामीटर इससे पहले डिस्कस हो चुके हुए हैं, लेकिन यील्ड वाला पैरामीटर इससे पहले नहीं स्टडी हुआ, तो वो आप उसको अपनी स्टडी का गैप ले लेते हैं और फिर आपने बताना है कि इस गैप को आपने कैसे फिल अप किया, जस्टिफाई करना है अपनी मेथोडोलॉजी के साथ, और फिर जो भी आपने आपके आउटकम आएंगे उनको आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली हमने डिफरेंट स्टडीज को जस्ट रीड नहीं करना होता, बल्कि उनको आपस में एसोसिएट करना होता है, कंपेयर और कंट्रास्ट करना होता है बेसिकली लिटरेचर रिव्यू में। किस स्टडी ने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की और उनके क्या रिजल्ट्स थे, क्या लिमिटेशंस थी, इन कंट्रास्ट दूसरी स्टडी उसने क्या मेथोडोलॉजी यूज की, उनके रिजल्ट्स क्या थे, उनकी क्या लिमिटेशन थी। अब इन दो स्टडीज को आप क्रिटिकली एनालाइज करना है कि इनकी ये लिमिटेशन या इनकी मेथोडोलॉजी का वीक पॉइंट क्या था, उससे आप अपना टॉपिक या अपना एक गैप फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉरी माइक ऑफ हो गया था। अच्छा, सर्च स्ट्रेटजीज में भी यही है कि जब आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पीरियड पे भी ना सर्च स्ट्रेटजीज आपको बहुत हेल्प आउट करती है आपके टॉपिक फाइनलाइज करने में भी। आपने कितने स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज किए,
कौन से डाटा बेसिस आपने यूज की, ये आपको लिटरेचर फाइंड आउट करने में ये हेल्पफुल होगा। आई थिंक टाइम काफी ज्यादा हो गया, फिर थोड़ा सा हम जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं। यूज अ synthesis matrix to control the literature। अब आपने डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर लिया हुआ है, डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करते हुए, कीवर्ड्स को भी जनरल से स्पेसिफाई करते हुए। अब आपने कैसे उससे एक स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आप हर स्टडीज की समरी करेंगे तो आपको ना उसको फोकस नहीं कर पाएंगे। अब आपने करना क्या है, फॉर ईच स्टडी यू रिकॉर्ड द मेथड। तो आपने एक स्टडी ली, फॉर एग्जांपल ए इटाल, बी इटाल, सी इटाल। अब आपने देखना है कि ए इटाल ने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की, उसकी क्या फाइंडिंग्स थी, उसकी लिमिटेशंस क्या थी और उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। इसी तरह से बी इटाल, सी इटाल, ठीक है, हमने उनकी मेथोडोलॉजी की फाइंडिंग, लिमिटेशंस और फिर वो आपके काम से कैसे उनका लिंक है और क्या गैप है। बेसिकली लिटरेचर को आपने ऐसे सिंथेसाइज करना है, अदरवाइज फिर लिटरेचर ना आपको कंफ्यूज सा करेगा अगर आप उसकी हर चीज पढ़ने लग जाएंगे। ठीक हो गया? मीन्स कि एसोसिएट करना है प्रीवियस स्टडीज को, आपकी फील्ड के रेलिवेंट जो भी प्रीवियस स्टडीज हैं उनका आपने ऐसे लिंक करना है और उनमें आपने ये पैरामीटर बेसिकली देखने हैं। फिर आपके लिए इजी हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करना। देन आ जाता है रीडिंग कैसे करनी है। अब आपने कोई भी आप सपोज आपने साइंटिफिक राइटिंग करनी है तो साइंटिफिक राइटिंग के लिए आपको ऑब्वियसली रीडिंग का भी बेसिक सा पता हो। ऐसा नहीं कि आप ऑब्वियसली आर्टिकल को थरोली भी रीड करना पड़ता है कि किस आर्टिकल में किस कंटेक्स्ट में क्या बात हो रही है, लेकिन आपने उसको शॉर्ट टाइम में कैसे रीड करना है। जिस भी सोर्स से आपने आर्टिकल उठाया है, अब पहली चीज आपने देखना है कि आर्टिकल क्लेम क्या कर रहा है, व्हाट डज द ऑथर कंक्लूड। देन एविडेंस, क्या मेथोडोलॉजी साइंटिस्ट ने यूज की है, क्या डाटा इसका शो कर रहा है, डाटा को इंटरप्रेट कैसे किया गया है, स्टडी की लिमिटेशंस क्या हैं, एंड हाउ विल दिस सोर्स एक्चुअली हेल्प इन माई स्टडी। अब आपकी स्टडी में आपको ये कैसे प्रीवियस स्टडी का क्लेम, उसका मेथड, उसकी लिमिटेशन आपकी स्टडी में कैसे वो हेल्पफुल हो सकती है, वो चीज आपने फाइंड आउट करनी है। मीन्स के अगेन यहाँ पे ना स्पेसिफिसिटी की बात आ जाती है। आपको अपने टॉपिक पे, रिसर्च टॉपिक पे या रिसर्च क्वेश्चन पे बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन आपने बहुत सारों को नहीं लेना, आपने स्पेसिफिक की तरफ जाना है। वो आपके काम के साथ, जो आपकी स्टडी का आउटकम है, जो आपकी स्टडी की कंट्रीब्यूशन है, उससे लिंक कर रहा है या नहीं, आपकी आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। जैसे अगर हम इसी की वीट की यील्ड की ही बात करें तो हमने थ्रू आउट द आर्टिकल ऐसे ही आर्टिकल सर्च करने हैं जहां पे वीट की यील्ड की बात हो रही हो, जहां पे उसकी हीट स्ट्रेस या बाकी पैरामीटर्स ना डिस्कस हुए। क्यों? हमने फिर अपने जस्ट यील्ड के क्लेम को जस्टिफाई करना है। और बेसिकली साइंटिफिक स्टडी में लिटरेचर ही होता है, जो साइटेशंस ही होती हैं प्रीवियसली पब्लिश स्टडीज, जो कि
हमारी स्टडी को जस्टिफाई कर रही होती हैं या फिर इसको अथेंटिक बना रही होती हैं। जब हम साइट कर देते हैं ना, हमने इस मेथड को फॉलो किया है, फिर इवन हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं उनको भी हम साइट करते हैं प्रीवियस स्टडीज के साथ मैच करके। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमारी स्टडी को की क्रेडिबिलिटी को एनहेंस कर रही होती हैं, जस्टिफाई कर रही होती हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर हमारी स्टडी को। नेक्स्ट सिनॉप्सिस राइटिंग है। हमने ब्रीफ डिस्कस कर लिया कि ये एक आपका ब्रीफ सा टाइटल होता है, आपकी यूनिवर्सिटी का अपना एक फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। इसमें आपका टाइटल है, बैकग्राउंड है, गैप, ब्रीफ ऑब्जेक्टिव, ब्रीफ मेथोडोलॉजी और एक्सपेक्टेड आउटकम 1 to 2 पेजेस का ये होता है। देन रिसर्च आर्टिकल में भी मेन पॉइंट्स आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है, मटेरियल, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन। इन सब सेक्शंस में वही जो हमने साइंटिफिक राइटिंग के 5 पैरामीटर्स पढ़े, क्लैरिटी, कोहेरेंसी, कंसिस्टेंसी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, इन्हीं सबको लेके चलना होता है। ये भी एक ब्रीफ सा डॉक्यूमेंट होता है। ये हम इस तरह से साइनॉप्सिस या थीसिस हम यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। रिसर्च आर्टिकल का राइटअप बेसिकली जिस जर्नल में हम सबमिट करा रहे होते हैं, हमारी फील्ड के रेलिवेंट जो जर्नल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका फॉर्मेट होता है। अच्छा, वन बाय वन मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेथोडोलॉजी कैसे लिखनी है, रिजल्ट्स कैसे लिखने हैं और डिस्कशन कैसे लिखनी है। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, मेन डिफरेंस अगर मैं देखूं थीसिस में या साइनॉप्सिस में या आर्टिकल में, तो लेंथ का डिफरेंस होगा। बाकी डिस्कस सारे पैरामीटर्स करने हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने अपनी स्टडी का मेन कॉन्टेक्स्ट बताना है, जो भी आपकी मेन फील्ड है उसको इंट्रोड्यूस कराना है, और फिर जो आपका रिसर्च क्वेश्चन या बेसिकली कोई भी रिसर्च एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही होती है, तो वो प्रॉब्लम आपने बताना है। अपनी फील्ड को इंट्रोड्यूस किया, अपने प्रॉब्लम को बताया, और उस प्रॉब्लम के रेलिवेंट जो नाउन एविडेंस हैं लिटरेचर में रिपोर्टेड, उनके थ्रू उसको जस्टिफाई करना है। क्या स्टडी प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग स्टडीज क्या है उस प्रॉब्लम पे, और क्या स्टिल ये एक पैरामीटर है जो कि स्टिल स्टडी नहीं हुआ, या स्टिल ये क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन है, या इसमें इतना क्लैरिटी नहीं है, तो वो फिर आपका स्टडी का गैप आ जाएगा। ये आपने इंट्रोडक्शन में बताना है। देन आपकी स्टडी ने उस गैप को कैसे फिल किया, आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, और आपकी स्टडी कैसे इस गैप को फिल करेगी, कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, ये आपने सब बताना। ठीक है, क्या बताना है इंट्रोडक्शन में? आपने मेन टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है, प्रॉब्लम को बताना है, एग्जिस्टिंग स्टडीज उस प्रॉब्लम के बारे में क्या बता रही हैं, क्या अभी तक वो गैप उस प्रॉब्लम के रेलेवेंट, क्या अभी तक कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो डिस्कस नहीं हुआ, वो आपका गैप आ जाएगा। उस गैप को आप कैसे फिल कर रहे हैं, और वो गैप जो आप फिल करेंगे वो उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या होगा, या साइंटिफिक कम्युनिटी में उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। ठीक हो गया, इंट्रोडक्शन में आपने ये पैरामीटर्स बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इंट्रोडक्शन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। हीट स्ट्रेस इज अ मेजर कंस्ट्रेंट ऑन wheat productivity in many semi-arid region। अब हमें लिटरेचर से एक एविडेंस मिला कि सिलिकॉन बेस्ड जो ट्रीटमेंट हैं ये प्लांट्स स्ट्रेस टॉलरेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं बाय सपोर्टिंग एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस एंड मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी।
अब यहाँ पे हमने गैप कैसे लिखना है, हाउएवर लिमिटेड स्टडीज हैव टेस्टेड वेदर नैनो सिलिका कैन रिड्यूस यील्ड लॉस अंडर शॉर्ट टर्म हाई टेम्परेचर एक्सपोजर इन वीट। मीन्स कि सिलिका बेस्ड नैनो पार्टिकल, ये चीज स्टडी हो गई है लिटरेचर में कि प्लांट का जो स्ट्रेस टॉलरेंस वाला पैरामीटर है उसको ये सिलिका बेस्ड नैनो पार्टिकल इस फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन यील्ड वाला पैरामीटर डिस्कस नहीं हुआ। तो इट्स मीन कि ये क्या है, ये एक गैप है। अब आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, देयरफॉर दिस स्टडी इवैल्यूएटेड द इफेक्ट ऑफ नैनो सिलिका ऑन ग्रोथ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। मीन जो पैरामीटर डिस्कस नहीं हुए वो आपने डिस्कस करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है मेथोडोलॉजी सेक्शन। यहाँ पे मेथोडोलॉजी सेक्शन ऐड नहीं हुआ, लेकिन मेथोडोलॉजी सेक्शन में ऑब्वियसली आपने प्रीवियस स्टडीज से ही आपने डाटा लिया होता है, लेकिन आप अपनी पैरामीटर्स आप अपने सेट करते हैं और अपने रिसर्च क्वेश्चन की अकॉर्डिंग आप अपनी मेथोडोलॉजी को ऑप्टिमाइज करते हैं। मेथोडोलॉजी यूजुअली आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने आर्टिकल्स रीड किए हों तो मोस्टली ट्रिप्लिकेट में हम करते हैं। मैम और ज़ैनब नदीम हैव अ क्वेश्चन। ज़ैनब नदीम का कोई सवाल है? जी ज़ैनब। यस मैम, मैंने ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल हम अपना रिसर्च गैप जब फाइंड आउट करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि उसके ऊपर कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट होगी, और ये चीज हमें मतलब हम कैसे कंफर्म या कॉन्फिडेंस से ये चीज कह सकते हैं कि इस पे ये मेथड अप्लाई होगा? एक्सीलेंट क्वेश्चन। बेसिकली हमने कहा ना कि आप जब लिटरेचर कर रहे होते हैं, आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे होते हैं, उसमें आपकी कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। आपने कौन सी डेटाबेसेस यूज की हैं, जस्ट आपने गूगल स्कॉलर पे नहीं रिलाई करना। आपने गूगल स्कॉलर देखा, आपने पबमेड देखा, आपने साइहब देखा, इवन जर्नल के होम पेज पे जाके ना, सपोज आपकी फील्ड के रेलेवेंट जो जर्नल्स हैं उन जर्नल्स के होम पेज पे जाके आप कीवर्ड्स सर्च कर सकते हैं। तो कहने का पर्पज ये है कि आप जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पीरियड पे यहाँ आपके पास नेक्स्ट स्लाइड्स में मेंशन भी है कि आपने ना एआई को कैसे यूज करना है आइडिया टाइम पीरियड पे। एआई से आपको बेसिकली ना एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाता है। उसको आपने 100% वो ही नहीं लेना, लेकिन एटलीस्ट आपको एक आइडिया जरूर मिल जाएगा। अब उन स्टेप्स को आपने थ्रू गूगल स्कॉलर, जो प्रॉपर वेरीफाइड डेटाबेसेस हैं, वहां पे जाके आपने कीवर्ड्स को, जब आप एआई यूज करेंगे तो एआई से आपको डिफरेंट कीवर्ड्स की एटलीस्ट समझ आ जाएगी ना। तो उन कीवर्ड को स्पेसिफिकली जाके आपने डिफरेंट डेटाबेसेस पे और अपनी फील्ड के रेलेवेंट जर्नल्स के होम पेजेस पे जाके जितना हो सकता है ना, वहां पे जाके उन डिफरेंट कीवर्ड्स जर्नल से स्पेसिफिक कर करके, जैसे अभी हमने नैनो सिलिका का इम्पैक्ट हमने यील्ड पे देखा, हीट स्ट्रेस की कंट्रोल पे देखा, तो हम खुद सर्च करते जाएंगे कि क्या ये दो पैरामीटर भी डिस्कस हुए हैं, ये भी डिस्कस हुए हैं, क्या ये तीन भी एट अ टाइम डिस्कस हुए हैं, कौन सा पैरामीटर नहीं डिस्कस हुआ। तो ये आपको लिटरेचर, ये जब भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा ना कि आप जब लिटरेचर कर रहे हो तो आप देखें कि आप ऐसे एक टेबल बना दिया करें। सपोज दिस साइंटिस्ट, इसने ये मेथोडोलॉजी यूज की, इसके ये रिजल्ट्स थे, इसकी ये लिमिटेशंस थी। आई थिंक आपको कंफ्यूजन है स्टिल टॉपिक में गैप फाइंड करने की। बेसिकली जरूरी नहीं होता, गैप बहुत बड़ा भी हो सकता है, गैप छोटा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपने अपनी स्टडी के अंदर कोई एक पैरामीटर डिफरेंट लेके आना होता है। इवन सम आजकल तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का इरा है, तो आप मर्ज भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किसी और स्टडी के
से कोई आपकी स्टडी की लिंक, लाइक आप बायो की स्टूडेंट हैं तो आप केमिस्ट्री का कोई पार्ट अपनी स्टडी के अंदर ऐड कर सकती हैं, तो वो भी एक नोवेलिटी टाइप आ जाएगी। हम एज वाइज देख लेते हैं, हम जेंडर वाइज देख लेते हैं पैरामीटर्स, हम कंट्री वाइज पैरामीटर्स देख लेते हैं। जब आपका रिसर्च क्वेश्चन अच्छे से आप फाइंड आउट, रिसर्च क्वेश्चन भी हमेशा टाइम लगाना चाहिए। जब आपका रिसर्च क्वेश्चन एक अच्छा वाला बन जाता है, फिर उसके बाद आपकी सारी जो रिसर्च की जर्नी है वो इजी हो जाती है। आपका थीसिस राइटअप है, आपका आर्टिकल राइटअप है, क्योंकि आपकी स्टडी की एक नोवेलिटी, नोवल पॉइंट आ जाता है। अब नोवेलिटी के साथ साथ सिग्निफिकेंस भी बहुत मैटर करती है। अभी हमने कहा ना कि आप कोई भी स्टडी का गैप फाइंड आउट करते हैं, तो जब आप वो गैप फिल करेंगे तो आइदर उससे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा या नहीं, चाहे वो नॉलेज में, साइंटिफिक कम्युनिटी के नॉलेज में आ रहा है या सोसाइटी पे ओवरऑल कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन उस गैप की फिल करने के बाद आना चाहिए। जैनब, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है, लेकिन अभी भी बिकॉज आई एम अ बिगिनर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च मुश्किल लग रही है, और मतलब नहीं समझ आता कि क्या मैं जो रिसर्च क्या फाइंड आउट करूँगी वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। लाइक दिस इज़ नॉट समथिंग जिस पे मैं अभी तक कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा, अर्ली रिसर्चर के लिए बस चीज रिव्यू आर्टिकल पढ़ना भी होता है। रिव्यू आर्टिकल बस इसलिए भी होते हैं क्योंकि रिव्यू आर्टिकल, और वो भी रिसेंट रिव्यू आर्टिकल, अपनी फील्ड के रिसेंट रिव्यू आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो एक रिव्यू आर्टिकल्स में ऑलमोस्ट 70+ स्टडीज को क्रिटिकली एनालाइज किया गया होता है। तो वहां से भी ना आपको स्टडी की, या आप जिस एरिया पे काम कर रही हैं, तो वहां पे यूजुअली लास्ट रिव्यू आर्टिकल के एंड पे मेंशन होता है कि स्टिल ये गैप है, वहां से भी आप ना गैप फाइंड आउट कर लेती हैं, वहां से आपको सिग्निफिकेंस का भी आइडिया हो जाता है। फिर आपका आपका टाइम कम इन्वेस्ट होता है रिसर्च गैप फाइंड आउट करने में। 4 to 5 रिव्यू आर्टिकल्स अपने फील्ड के रेलिवेंट निकालें और उनको रीड आउट करें। 4 to 5 रिसेंट आर्टिकल हैं तो मीन्स कि आपको 5 years का डाटा एक ही आर्टिकल के अंदर मिल रहा है। जब आप 5 को क्रिटिकली एनालाइज करेंगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अपना स्टडी का ना कि आपका गैप है या नहीं है, उसकी सिग्निफिकेंस है या नहीं है, वो समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। क्योंकि रिव्यू आर्टिकल, हाँ उसमें भी अब एक चीज इम्पॉर्टेंट है कि आप किस जर्नल का रिव्यू आर्टिकल देखेंगी। फेक जर्नल भी होते हैं, ऑथेंटिक भी जर्नल्स भी होते हैं। ट्राई किया करें कि स्प्रिंजर के या एल्सेवियर के, ये टॉप पब्लिशर्स हैं, तो इनके आर्टिकल्स आप रीड आउट करें। ठीक हो क्या? यस, मेथोडोलॉजी थैंक यू आपको, मैम। ओके, मेथोडोलॉजी आपको लिटरेचर से ही मिलती है, लेकिन लिटरेचर की एग्जैक्ट हमें वही कॉपी पेस्ट नहीं करनी होती। आपने अपने पैरामीटर्स की अकॉर्डिंग, अपनी लैब की कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना होता है उन्हें। क्या रिएक्शन कंडीशंस थी, क्या क्या पैरामीटर्स थे, वो आपने देखने होते हैं। उसके बाद जिस तरह की आपकी मेथोडोलॉजी होती है, मेथोडोलॉजी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड आपके रिजल्ट्स होते हैं। अगर आपकी मेथोडोलॉजी ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपके रिजल्ट्स भी करेक्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट्स को यूजुअली आप फिगर्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, फिर आपके पास कंट्रोल होते हैं। मेथोडोलॉजी के अंदर ना मस्ट, अर्ली कैरियर जो स्टूडेंट्स हैं, मेथोडोलॉजी के अंदर आपने अपने स्टैंडर्ड और कंट्रोल्स मस्ट लगाने होते हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड या कंट्रोल्स हम इसलिए लगाते हैं
ताकि हमारी स्टडी वैलिडेट हो सके, स्ट्रेंथन हो ना, कि एक स्टैंडर्ड मार्केट में चीज अवेलेबल है तो उसके कंपैरिजन में हम हम जो पैरामीटर डिस्कस कर रहे हैं वो कितना प्लस या कितना वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए हम कंट्रोल्स मेयर्स भी यूज करते हैं। रिजल्ट्स में आपकी फिगर्स, टेबल, स्टैटिस्टिकल डिफरेंस आ जाएगा। अब रिजल्ट्स में कैसे आपने बहुत क्लियर वे में अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल भी नेक्स्ट है। अच्छा, इससे पहले एग्जांपल से पहले एक पॉइंट डिस्कस करना था कि यूजुअली ना जब स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम राइट अप करते हैं तो वो जब भी फिगर्स या टेबल ऐड करते हैं तो उसको टेक्स्ट के अंदर साइट नहीं करते, टेक्स्ट के अंदर मेंशन ही नहीं करते कि आपका ये टेबल किस चीज को शो कर रहा है। तो मस्ट आपने उस फिगर या टेबल को अपने रिजल्ट्स के अंदर पैराग्राफ के अंदर साइट करना है। देन आपने बताना है स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है या नहीं, और फिर स्टैटिस्टिकल डिफरेंस में भी आपने एग्जैक्ट वैल्यूज मेंशन करनी है। अगर कोई नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो वो भी ऑनेस्टली, साइंस में या रिसर्च में ऑनेस्टी यूजुअली, अगर हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो हम ऑनेस्टी को अपनी वीकनेस, अगर आपने अपने प्रोटोकॉल को वेल ऑप्टिमाइज किया है उसके बावजूद आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो ये मस्ट आपने रिपोर्ट करना है कि आपने ये मेथोडोलॉजी यूज की है, ये पैरामीटर यूज किए हैं, तो आपके रिजल्ट्स जिस तरह से लिटरेचर में रिपोर्टेड है वैसे नहीं आए। अब तो मोस्टली जर्नल ऐसे हैं जो कि नेगेटिव रिजल्ट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका हाइपोथेसिस पॉजिटिव नहीं भी होता तो भी आप ऑनेस्टली बताएं और फिर रीजन भी बताएं कि क्या रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आपके ये रिजल्ट्स नहीं आ सके सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, as shown in figure 2, heat stress reduce yield versus non-stress control. Nanosilica raised yield from 3.1 to 3.7 tons per hectare. अब यहाँ पे हमने वैल्यूज भी बता दें कि इतना नैनोसिलिका ने यील्ड को इम्प्रूव किया, और हमने स्टैटिस्टिकल डिफरेंस भी मेंशन कर दिया कि कितना स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है, पी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है 0.05, और परसेंटेज ओवरऑल कितना परसेंट इंप्रूव हुआ कंपैरेटिवली टू। ऑब्वियसली जब हमने मेथोडोलॉजी में कंट्रोल्स लगाए होंगे तभी हम उसके साथ कंपेयर करके बताएंगे कि इस नैनोसिलिका के 19.4% कंट्रोल के कंपैरिजन में इम्प्रूवमेंट आई है। तो मींस कि ये हमारा राइट अप जो है प्रिसाइज्ड है, इसमें ये स्पेसिफिक भी है और ऑथेंटिक भी है। अब ऐसे नहीं लिख लेना कि दिस ग्राफ क्लियरली शोज एक्सीलेंट इंप्रूवमेंट। अब देखें बिल्कुल रीडर को माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं होगी कि किस चीज में एक्सीलेंट इंप्रूवमेंट आई, किस मटेरियल ने इंप्रूवमेंट की, कितनी की, तो उसकी वो व्हाट वाई हाउ से समझ में नहीं आएगी। प्रॉपर रिजल्ट के अंदर प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बताना है, कंपैरेटिवली टू कंट्रोल कितना परसेंट आपका रिजल्ट अच्छा आया है, जो भी आपकी एक्यूरेट वैल्यूज हैं आपने स्पेसिफिकली मेंशन करनी है, किस पैरामीटर्स पे कितना इम्पैक्ट आया है। देन डिस्कशन, जो आपके रिजल्ट्स आए हैं इन्हीं को आपने लिटरेचर के साथ मैच करना है। ऐसा नहीं कि आपने आपकी स्टडी की सिमिलर स्टडीज ही आपने लेनी है, लेकिन ऑब्वियसली जो आपके रिजल्ट्स हैं प्रीवियस सारे की सारी स्टडीज में वही रिजल्ट्स नहीं होंगे, कुछ में वैसे ही होंगे। तो आपने बताना है कि हमारे रिजल्ट इस स्टडी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अगर कंपेयर कर रहे हैं तो क्यों कंपेयर कर रहे हैं, सिमिलर हैं तो क्यों सिमिलर हैं, और अगर कंट्रास्टिंग है तो क्यों है, क्योंकि आपकी अपनी मेथोडोलॉजी है, आपने अपने डिफरेंट पैरामीटर्स यूज किए हैं, आपकी अपनी लैब की कंडीशंस थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें वेरिएशन आ सकती है। लेकिन अनक्लियर सेंटेंस नहीं लिखने। जो सपोज अगर मैं इसी की एग्जांपल दूं
नैनो सिलिका ने हीट स्ट्रेस को रिड्यूस किया, जिससे यील्ड इंप्रूव हुई। अब आपने इसी तरह के नैनो सिलिका इन वीट यील्ड इंप्रूवमेंट, इस तरह के आपने आर्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। अब आपने देखना है कि उन्होंने भी यही इसी मेथोडोलॉजी से नैनो सिलिका प्रिपेयर किए हैं। उन्होंने जो वीट यूज की है उसका उसकी स्पीशी, उसकी फैमिली क्या है, क्योंकि अगर प्लांट्स की बात की जाए तो किस एरिया से कलेक्ट किया है ना, तो एरिया टू एरिया क्या उनकी लैब की कंडीशंस या जो भी उन्होंने सैंपल्स लिए हैं उनकी क्या कंडीशंस थी और आपकी क्या थी। तो अगर सिमिलर है तो उसके बिहाइंड क्या रीजन है, और सेकंड स्टडी आपको कोई कंट्रास्टिंग मिलती है तो आपने उसको भी मेंशन करना है कि इस स्टडी के रिजल्ट हमारी स्टडी के कंपैरिजन में इनकी यील्ड ज्यादा अच्छी आई है। अब आप देखेंगे कि उनकी अगर ज्यादा अच्छी आई है तो ऑब्वियसली उन्होंने मेथोडोलॉजी में कुछ अपने पैरामीटर्स ऐड किए होंगे, अपने कोई मटेरियल ऐड किया होगा, वो आपने देखना है, वो आपने स्पेसिफाई कर देना है कि शायद उनके रिजल्ट्स हमारी स्टडी से अच्छे इस वजह से आए हैं। तो मीन्स कि आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, और ये मेन रिजल्ट्स, और फिर उन रिजल्ट्स की सिग्निफिकेंस भी बतानी है। डिस्कशन आपके पास में एक बड़ा अच्छा प्लेस होती है जहाँ पे आप साइंटिफिक कम्युनिटी को इंगेज कर सकते हैं, और बहुत बैलेंस वर्डिंग के साथ, बहुत एक्सीलेंट और ये इस तरह की नहीं, ओवर क्लेम नहीं करना, बहुत बैलेंस वर्डिंग के साथ आपने लिटरेचर के साथ कंपेयर और कंट्रास्ट करके अपने स्टडी को वैलिडेट करके साइंटिफिक कम्युनिटी का ट्रस्ट बिल्ड करके बेस्ट वे में प्रेजेंट करना होता है अपने रिजल्ट्स को। आपके रिजल्ट्स की सिग्निफिकेंस क्या है और इनकी फ्यूचर एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, और फिर लिमिटेशंस भी आप बता सकते हैं कि ये पैरामीटर्स आपने डिस्कस किए हैं, उसके ये रिजल्ट्स हैं, हमारे रिजल्ट्स में ये अगर डेफिशिएंसीज हैं तो ये इस वजह से हो सकती हैं, और ये हमारी स्टडी की लिमिटेशन है। ऑनेस्टली आपने अपनी स्टडी की बाउंड्रीज बता देनी है, क्योंकि कोई भी रिसर्च ऐसी नहीं होती जिसमें आप सारे के सारे पैरामीटर्स एक ही स्टडी में कर लेते हैं। हर स्टडी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन मस्ट होती हैं। तो ये लिमिटेशन बेसिकली साइंटिफिक कम्युनिटी में आपका ट्रस्ट बिल्ड कर रही होती हैं। जितना आप बताते हैं ना कि आपने ये किया है और ये नहीं किया, तो वो साइंस उस पर बिलीव करती है, उसको ऑथेंटिक कंसिडर करती है, रादर देन कि आप हर चीज कहें कि आपको सब एक्सीलेंट रहा, तो वो साइंस उसको इतना जल्दी एक्सेप्ट मुश्किल से करेगी, क्योंकि आपने उसको फिर उसकी जस्टिफिकेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। देन अब आपने पैराग्राफ को स्ट्रक्चर कैसे करना है, एक पैराग्राफ में मेन क्या आइडिया है। स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ और एक्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन्युस्क्रिप्ट। आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, आप मटेरियल मेथड लिख रहे हैं, जो भी आप साइंटिफिक राइटिंग का जो भी आप पार्ट लिख रहे हैं, तो उसमें आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपने क्या चीजें माइंड में रखनी है। क्लेम, एविडेंस, एनालिसिस एंड लिंक। किसी भी पैराग्राफ का जो पहला वाला सेंटेंस होता है उसे हम टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं, वो आपके किसी भी पैराग्राफ का मेन पॉइंट है। अब उसी क्लेम को आपने पैराग्राफ के अंदर उसकी व्हाट, व्हाई और हाउ क्लियर कर देनी है रीडर को थ्रू एविडेंस, डाटा, सोर्स और एन एग्जांपल सपोर्टिंग द क्लेम। आपने उसी क्लेम के रेलिवेंट डिफरेंट डाटा वगैरह ऐड कर देना ताकि उसको जस्टिफाई कर सकें। देन आपने बताना है हाउ द एविडेंस एक्चुअली सपोर्ट दिस स्पेसिफिक क्लेम। देन आपने साइटेशन कर देनी है। देन लिंकिंग वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। आपने आइडियाज को लिंक करना है, ऐसे नहीं कि एक आइडिया मैं नैनो सिलिका की सिंथेसिस पे बात करूं और सेकंड में उसकी एप्लीकेशन की तरफ आ जाऊं विदाउट एनी लिंकिंग। तो हर आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ लिंक करना है।
यूजुअली एक पैराग्राफ के अंदर ना एक ही बात को कंप्लीट करना होता है। एक आपका टॉपिक सेंटेंस है, उसी टॉपिक, वो आपका टॉपिक सेंटेंस है क्या, उसकी एनालिसिस और उसको उसकी सिग्निफिकेंस और प्रॉपर साइटेशन। देन आपके लिए एक्टिविटी है, आपने पैराग्राफ को स्ट्रक्चर करना है। Many researchers used silicon and nanoparticle for crafts. Some studies showed good result. Heat stress is dangerous. Our study is important because it's check the effect in wheat. तो ये पैराग्राफ, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, यहाँ आपको टॉपिक सेंटेंस नजर आ रहा है इस पैराग्राफ में? नहीं है ना, कोई साइटेशन नहीं है। तो ये वीक पैराग्राफ है जिसमें आपने एज सच कोई क्लेम नहीं इंट्रोड्यूस कराया, क्लेम के रेलिवेंट कोई एविडेंस नहीं दिया, प्रॉपर एनालिसिस नहीं की। तो ये वीक पैराग्राफ है। अब एकेडमिक राइटिंग में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कौन से 5 पैरामीटर्स हमने देखने हैं। फिर हमने वीक पैराग्राफ की भी एग्जांपल देख ली है। इसके बाद हम चलते हैं साइटेशन और पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म की तरफ। आपकी साइंटिफिक राइटिंग में अनटिल एंड अनलेस आपकी स्टडी की कोई अपनी फाइंडिंग या नहीं है, तब तक आपने हमेशा क्लेम्स को, जो भी आप क्लेम कर रहे हैं उसको लिटरेचर से साइट करके साइट मस्ट करना है। देन पैराफ्रेजिंग एज इट इज यूज करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, आपका सिमिलरिटी इंडेक्स 100% आ जाएगा, आपका काम कॉपी पेस्टेड में आ जाएगा। देन पैराफ्रेजिंग आपने कैसे पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को, वर्डिंग को आपने चेंज करना है, और चेंज ऐसे करना है कि उसका ओरिजिनल, यूजुअली पैराफ्रेजिंग के दौरान स्टूडेंट्स ओरिजिनल जो मीनिंग होता है ना वो चेंज कर देते हैं। तो आपने पैराफ्रेजिंग ऐसे करनी होती है कि जिस कंटेक्स्ट में जिस ऑथर ने बात की हुई है तो वो वही रहे, ओरिजिनल मीनिंग्स उस स्टडी के चेंज ना हो, और उसको बहुत कंडेंस प्रिसाइज फॉर्म में लिखना है। एआई को कहाँ तक आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया कि आपने अगर कोई भी आइडिया लेना है टॉपिक सिलेक्शन पे या किसी अपने राइटअप की किसी भी स्टेप के दौरान अगर आपने आइडियाज लेने हैं तो आप आइडियाज के लिए डिफरेंट एआई टूल्स यूज कर सकते हैं। बट जो आपने मेन साइंटिफिक राइटिंग में यूज करना है उसमें एआई को यूज नहीं करना, उसमें आपने प्रॉपर ऑथेंटिक डाटाबेसिस को यूज करना है, उन्हें आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल को साइट करना है। इंट्रोडक्शन में भी, सॉरी, थीसिस राइटिंग के भी वही स्टेप्स हैं, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन। लेकिन इंट्रोडक्शन थोड़ा आपका लेंथी डॉक्यूमेंट होता है। इंट्रोडक्शन आपके 14-15 पेजेस का होगा, लिटरेचर भी इसी तरह से, मेथोडोलॉजी भी आपकी लेंथी होगी, रिजल्ट, डिस्कशन, हर चीज डिटेल होगी। अब आपने साइंटिफिक राइटिंग कर ली, इंट्रोडक्शन, जो भी इसके साइंटिफिक राइटिंग के पार्ट हैं। अब आपने अपने फील्ड के रेलेवेंट जर्नल को सिलेक्ट करना है, जर्नल के अकॉर्डिंग आपने अपने आर्टिकल को फॉर्मेट करना है और इसमें सबमिट करा देना है। और उससे पहले आपने माइंड में यही चीजें, क्लैरिटी, कोहेरेंसी, कंसिस्टेंसी, जर्नल का स्कोप देख लेना है।
तो आपका काम पब्लिश हो जाएगा। आपने जो साइंटिफिक राइटिंग के बेसिक स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके लिखा है, आपका टॉपिक नोवेल है, रिसर्च क्वेश्चन आपका ऐसा है कि जो किसी साइंटिफिक कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी के में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो पब्लिश होगा। जितना क्लियरली उसको प्रेजेंट करेंगे, जब वो पब्लिश होगा तो वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट उसको एक्नॉलेज करेंगे। वो आपकी अपनी लैब से, अपने इंस्टीट्यूट से बाहर की दुनिया में एक्नॉलेज किया जाएगा। अदरवाइज आपने काम किया, आपने थीसिस लिखी, आपने डिग्री ली और आपका काम उधर ही एंड हो गया। तो ये बेसिकली साइंटिफिक राइटिंग की सिग्निफिकेंस है। इवन अगर आपने स्कॉलरशिप्स वगैरह विन करनी है MS PhD के लिए, तो वहां पे भी आपने ऑब्वियसली रिसर्च प्रपोजल सबमिट कराना होता है, तो उसमें भी साइंटिफिक राइटिंग इम्पॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक सिलेक्शन से भी मेरे माइंड में एक और बात है कि टॉपिक सिलेक्शन टाइम पीरियड पे ना अपने सीनियर से, अपने सुपरवाइजर से, अपने फील्ड के रेलिवेंट लोगों से डिस्कस करके भी ना आइडियाज ले सकते हैं। आपको डायरेक्शन मिल जाती है, या अगर आपको डायरेक्शन, ऑब्वियसली जब आपको डायरेक्शन मिल जाती है तो आप बेस्ट वे में लिटरेचर को फाइंड आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना आपका नॉलेज किसी भी फील्ड में इंक्रीज होता जाता है, उतना आप एक्यूरेटली गैप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अच्छा, सबमिशन के बाद पीयर रिव्यू भी होता है। पीयर रिव्यू में एडिटर रिव्यूज बेसिकली यही देख रहे होते हैं कि आपका काम कितना नोवेल है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आपने जो मेथोडोलॉजी यूज की है वो वैलिड है, प्रॉपर आपने साइटेशन यूज की है। और फिर रिवीजन्स के बाद अगर उन्हें कोई आपकी स्टडी के अंदर, वो बेसिकली आपको सजेशन दे रहे होते हैं कि ये चीजें आपने इम्प्रूव करनी है, या फिर कहीं पे कोई पॉइंट आपने क्लियर नहीं मेंशन किया होगा, तो वो स्पेसिफिकली आपसे उस चीज का रा डाटा मांगेंगे कि इसकी एविडेंस दें। और रिवीजन्स के बाद आप सबमिट कराते हैं, जर्नल एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये रिसर्च वर्दी है, तो उसको अपने जर्नल में एक्सेप्ट कर लेते हैं, ताकि फिर आपका काम बाकी लोग भी रीड कर सकें। अगर कोई भी क्वेश्चन है साइंटिफिक राइटिंग से रेलिवेंट, तो आप कर सकते हैं। साइंटिफिक राइटिंग है क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं। चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो। Okay, guys. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your time. कुछ questions यहाँ पे chat box में पहले भी आ रहे थे साथ साथ। एक क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे देखा था, just a minute. हाँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पब्लिकेशन फी कितनी होती है, कि हम कोई आर्टिकल या कोई अपना पेपर पब्लिश करवाएं तो उसकी फी कितनी होती है। अच्छा, APC बेसिकली आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस जनरल टू जनरल वेरी करते हैं। हमारे पास जनरल हाइब्रिड का भी ऑप्शन होता है। हाइब्रिड में आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे अपना आर्टिकल पब्लिश करा सकते हैं, उसमें कोई APC नहीं रिक्वायर होती। और जहाँ तक APC की बात है, तो वो फिक्स नहीं होती, वो जनरल टू जनरल वेरी कर रही होती है। और वो हमें किसी भी जर्नल के होम पेज पे जाके, अभी सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, साइंटिफिक रिपोर्ट एक जर्नल है, तो मैं साइंटिफिक रिपोर्ट गूगल पे सर्च करूंगी और उसके होम पेज पे जाके देखूंगी, तो वहां पे सारी ना जर्नल के होम पेज पे आप जाएंगे तो उन्होंने अपना अबाउट, स्कोप, APC, जर्नल मैट्रिक्स, इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, इसका साइट स्कोर क्या है, ये कितने टाइम में आपका आर्टिकल सबमिट पब्लिश कर देता है, इसका रिव्यू टाइम क्या है, सबमिशन के बाद ये फर्स्ट डिसीजन कितने टाइम में ये जर्नल कर देता है, वो सारी डिटेल ना जर्नल के होम पेज पे मेंशन होती है। Okay, that's good.
And to the many students, if you have any question, you can raise your hands or write it in the chat box. If you don't have any question, kindly react so that we may move forward and conclude this today's session. Okay, we have a question from Aisha Tahreem. Yes, Aisha. जी वालेकुम अस्सलाम. सॉरी एक्चुअली मैंने बाय मिस्टेक से प्रेस कर दिया था, मैंने चेक करना था, सॉरी. ओके, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन. एक मुकद्दस मलिक का क्वेश्चन है, मैम पब्लिकेशन कौन से जर्नल पर करवा सकते हैं? अच्छा, पब्लिकेशंस क्लैरिवेट पे जाके ना, क्लैरिवेट मास्टर जर्नल लिस्ट जाके वहां पे आप सर्च करें तो क्लैरिवेट के अंदर जितने भी, अब आपको ना बहुत वैरायटी ऑफ जर्नल्स मिलेंगे, फेक भी हैं और अथेंटिक भी हैं, लेकिन अथेंटिसिटी आपने क्लैरिवेट जर्नल मास्टर लिस्ट पे जाके ना, अभी मेरी स्क्रीन अगर मैं शो कर दूं, मैं स्क्रीन शो कर देती हूँ. ओके मैम, श्योर, आप स्क्रीन शेयर करें. एक सेकंड. अब तो XYZ कैटेगरीज नहीं है, वो जब HEC का था. ये मेरी एक सेकंड, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस मैम, आपकी स्क्रीन शो हो रही है. अच्छा, XYZ कैटेगरी का तो आज से 1 साल पहले ये चीजें थी कि XYZ कैटेगरी, अब जो भी ना क्लैरिवेट मास्टर लिस्ट में हमारे पास आर्टिकल्स आ जाते हैं तो वो W में ही कंसिडर होते हैं. वैसे बस W कैटेगरी है, फिर उसके बाद X के Y को ऐसा नहीं टारगेट करना चाहिए, लेकिन फिर ये डिपेंड करता है ना कि आपकी रिसर्च का लेवल क्या है. अगर आपकी स्टडी बहुत सिग्निफिकेंट है, उसका नोवेलिटी वाला फैक्टर बहुत हाई है, तो ऑब्वियसली आप W कैटेगरी में जा सकते हैं. तो उसमें फिर आपका अपना रिसर्च वर्क, आपका डाटा इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, यहाँ पे सपोज में लिख लेती हूँ, नैनो रिसर्च एक जर्नल है, ठीक है. ये यहाँ पे मुझे नैनो रिसर्च से रिलेवेंट कोई जर्नल नहीं शो हुआ, तो मीन्स कि ये जर्नल ऑथेंटिक नहीं है. अभी मैं साइंटिफिक रिपोर्ट लिख के सर्च करती हूँ. साइंटिफिक रिपोर्ट मैंने सर्च किया तो ये साइंटिफिक रिपोर्ट क्या है? साइंस साइटेशन एक्सपेंडेड. अब अगर साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड है तो इट्स मीन कि ये W कैटेगरी है. और यहीं पे आपको साइड पे नजर आ रहा होगा इमर्जिंग सोर्सेज, तो यहाँ एक्सपेंडेड की जगह इमर्जिंग हो तो इसको हम X कैटेगरी में कंसिडर करते हैं. ठीक हो गया. यहाँ से हमें W और X का भी लिटिल बिट क्या 100% यहाँ से भी आइडिया हो जाता है. और हमारा जर्नल क्लैरिवेट मास्टर लिस्ट में है तो उसमें सबमिट कराएं, और अगर इसमें नहीं है तो फिर ना कराएं, क्योंकि स्कोपस इंडेक्स होना जर्नल का जरूरी होता है. नॉन इंडेक्स जर्नल में सबमिशन का सच एडवांटेज नहीं है, फिर आपके काम को सच एक्नॉलेज नहीं किया जाता. जब आप इस तरह के जर्नल में पेपर सबमिशन करा देते हैं, अपना काम पब्लिश करा देते हैं, तो आपको साइटेशन नहीं मिलती. साइटेशन मीन कि आपके काम को दूसरे लोग रीड करके या आपके काम को फॉलो नहीं कर रहे, फिर ऑब्वियसली आपकी स्टडी की वर्थ ना हुई ना. तो जब आप ऐसे ऑथेंटिक जर्नल्स में जो कि क्लैरिवेट मास्टर जर्नल लिस्ट में अवेलेबल हैं उनमें करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको कुछ साइटेशन मिलती है. क्लियर हो गया? क्लैरिवेट मास्टर जर्नल लिस्ट पे जाके आपने सर्च करना है. ओके, थैंक यू सो मच मैम.
एक और क्वेश्चन है आयशा तहरीम का। आयशा, इज आर यू रिएक्टिंग और इज दिस हैंड रेज? Yeah, it is a question. ओके, गो अहेड। यस मैम, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ना जर्नल की कैटेगरीज को एक्सप्लेन कर दें कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं और उनका क्या क्या लाइक पर्पस होता है, प्लीज। अच्छा, साइंस साइटेशन एक्सपेंडेड और इमर्जिंग की समझ आई कि क्लैरिवेट मास्टर जनरल लिस्ट, हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये डब्ल्यू कैटेगरी है और ये एक्स कैटेगरी है। ये क्लियर हुआ या नहीं? मैम, एक्सपेंडेड वाली डब्ल्यू है और दूसरी बताइएगा। इमर्जिंग, इमर्जिंग। ठीक है। अच्छा, हमारे पास कैटेगरीज होती हैं डब्ल्यू, एक्स और वाई। हाईएस्ट डब्ल्यू है, देन एक्स है और देन वाई है। अब आपने कब डब्ल्यू चूज करना है, कब एक्स चूज करना है और कब वाई चूज करना है। समटाइम कोई बहुत बेसिक सी रिसर्चेज होती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि जिनका सच इम्पैक्ट नहीं है, तो वो हम वाई में टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आपकी स्टडीज अगर ऐसी हैं जिनका इम्पैक्ट है तो उन्हें फिर एक्स में सबमिट कराएं। और अगर आपकी बहुत अच्छी स्टडीज हैं जिसमें आपने डिफरेंट पैरामीटर्स को मल्टीपल मेथड्स के थ्रू जस्टिफाई किया हुआ है और आपका काम नोवेल है, और नोवेल भी इतना कि उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है स्पेसिफिक फील्ड में। अब जैसे जर्नल्स ने अपने होम पेज पे अपना स्कोप मेंशन किया होता है कि उनका क्या स्कोप है उनके जर्नल का, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम सबमिट करा देते हैं। WXYZ कैटेगरीज भी होती हैं और उससे हट के क्वार्टाइल भी होते हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। Q1 आपका टॉप क्वार्टाइल होता है किसी भी स्पेसिफिक फील्ड का, देन Q2 उससे लेस, Q3, Q4। अच्छा, अगर आपका काम बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट, तो Q1 और W कैटेगरी। अब W कैटेगरी के साथ ना Q2 भी हो सकता है। फिर अगर आपका काम Q1 वाली W कैटेगरी में नहीं हो रहा तो Q2 W कैटेगरी विद Q2 में उसके चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह से Q3 में भी आप जा सकते हैं, उसकी कैटेगरी W ही हो लेकिन क्वार्टाइल उसका Q3 हो। इम्पैक्ट वर्सेस नॉन इम्पैक्ट। अच्छा, नॉन इम्पैक्ट वो भी आपको जर्नल के होम पेज से ना मिल जाता है। जर्नल के होम पेज पे जाके सर्च करें तो जिन जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर होता है ना, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होता है इम्पैक्ट फैक्टर 2.1, 2.2। जनरल मैट्रिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे मेंशन होता है। तो ऐसे जब हम जनरली सर्च करते हैं ना, अच्छा, हमारे पास JCR की लिस्ट भी होती है, वहां से भी आप JCR लिस्ट के अंदर मेंशन होता है कि ये इसका इम्पैक्ट है, ये नॉन इम्पैक्ट है, स्कोपस इंडेक्स है नहीं है। JCR लिस्ट से भी आपको पता चल जाता है। कभी भी AI से इम्पैक्ट का आइडिया नहीं लेना, जर्नल के होम पेज से या फिर JCR लिस्ट, ये हर साल ना रिलीज होती है। अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर भी कर दूंगी, तो वहां से आपको इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का आइडिया हो जाएगा। नॉन इम्पैक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में उसका इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप नॉन इम्पैक्ट में सबमिशन कराते हैं तो सालों तक आपका रिसर्च आर्टिकल उधर ही पड़ा रहेगा, वहाँ वहाँ पे साइटेशन नहीं होती, आपके आपके काम को ना एक्नॉलेज नहीं किया जाता नॉन इम्पैक्ट फैक्टर वाले। अब देखें, जब भी आप, अभी भी मैंने आपको ड्यूरिंग साइंटिफिक राइटिंग मैंने ये चीज आपको बताई कि जब भी आपने राइट अप करना है, आपने एल्सेवियर के जर्नल देखने हैं, आपने नेचर के जर्नल देखने हैं। क्यों? क्योंकि ये वेल रिकॉग्नाइज्ड पब्लिशर हैं, इनके अंडर जो जर्नल्स हैं तो वो स्कोपस इंडेक्स हैं। स्कोपस इंडेक्स, इम्पैक्ट से ज्यादा स्कोपस इंडेक्स का होना जरूरी है। अगर कोई जर्नल स्कोपस इंडेक्स है ना, तो मीन्स के साइंटिफिक कम्युनिटी में उससे एक्नॉलेज किया जा रहा है, तो उसमें आप सबमिट करा सकते हैं। फिर ऑब्वियसली जो जर्नल न्यूली लॉन्च होते हैं तो आते साथ तो वो इम्पैक्ट नहीं लॉन्च करते ना, इम्पैक्ट तो उनकी
ईच ईयर उन्हें साइटेशन कितनी मिल रही है, रीडेबिलिटी उनकी कितनी है, उसकी बेसिस पे उन्हें मिलती है। तो हम उनकी स्कोप्स के अकॉर्डिंग या उनके उसी जर्नल में जो पब्लिश रिसेंट आर्टिकल हैं उनको देख के हमें आइडिया हो जाता है कि ये कितना वैलिड और कितना ऑथेंटिक जर्नल है। तो इम्पैक्ट वाले को प्रेफर करना चाहिए। अगर आपकी स्टडी बहुत ही लो क्वालिटी की है तो फिर इम्पैक्ट फैक्टर अगर नहीं भी है लेकिन उसको देखें कि वो स्कोपस इंडेक्स है या नहीं, उसका कुछ साइड स्कोर है या नहीं, तो ये देख लिया करें। क्योंकि अगर उसका साइड स्कोर है तो मीन्स कि आपके काम को साइड किया जाएगा फ्यूचर में। और वैसे भी एल्सेवियर और नेचर के आर्टिकल्स, इन जर्नल्स में आपके अगर आर्टिकल्स जाते हैं तो इनमें चांसेस मैक्सिमम ही होते हैं कि आपको साइटेशन मिल जाती है। Okay, that's great. Thank you so much, ma'am. Thank you for your answers and all the details. I really hope कि participants ने काफी कुछ चीजें सीख ली होंगी। To the participants, kindly आप कुछ 5 minutes stay कीजिएगा after the recording ends. I want to have a conversation with you guys. And thank you so much everyone for joining. Allah Hafiz.